हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदिरा जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन, बुढ़िया खेड़ा, फतेहाबाद। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत। तो जैसा कि हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, इन थ्योरीज में हमने कुछ असम्पशंस ली। दो राष्ट्र, दो वस्तुएं, फ्री ट्रेड, व्यापार पे किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जो हमारा लेबर है, श्रम है, वो एक राष्ट्र में पूर्णतः से गतिशील है, लेकिन दो राष्ट्र में गतिशील नहीं है। उत्पादन की जो लागत है वो स्थिर है, किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। और एक मेन अजम्पशन जो थी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, इस अजम्पशन के कारण रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, रद्द किया गया। अब ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है क्या? लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से अभिप्राय है कि कोई भी वस्तु जिसे हम बना रहे हैं उसकी कीमत टोटली डिपेंड करेगी जितना अमाउंट ऑफ लेबर उसको बनाने में यूज हुआ है। इसका अभिप्राय ये भी है कि सिर्फ उत्पादन का जो भी साधन हम ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेबर है। और तीसरा, जो लेबर हम ले रहे हैं वो समरूप है। समरूप से अभिप्राय कि जितनी भी लेबर है वो आपस में एक दूसरे से भिन्न नहीं है, उनकी ट्रेनिंग, स्किल, एजुकेशन बिल्कुल एक जैसी है। अब इस अजम्पशन के कारण रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को नकारा गया और फिर 1936 में गॉटफ्रीड हैबलर ने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को रीडिफाइन किया अवसर लागत सिद्धांत के रूप में। इसीलिए इसको तुलनात्मक लागत सिद्धांत भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अवसर लागत है क्या? मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपके पास 1 घंटा है। उस 1 घंटे में या तो आप पढ़ाई कर सकते हो या टीवी के 2 एपिसोड देख सकते हो। अब आपके पास जो टाइम है वो फिक्स है 1 आवर का। अब अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो 2 टीवी के एपिसोड आपको छोड़ने पड़ेंगे, और अगर 2 टीवी के एपिसोड देखोगे तो 1 घंटा पढ़ाई का त्याग करना पड़ेगा। तो 2 विकल्पों में से एक विकल्प चुनने के लिए दूसरे का जो त्याग करना पड़ा वो पहले विकल्प का क्या हो जाता है? अवसर लागत। ऐसे ही किसी भी वस्तु की अवसर लागत क्या होगी कि पहली वस्तु की एक्स्ट्रा इकाई बनाने के लिए दूसरी वस्तु की जिन इकाइयों का हमें त्याग करना पड़ेगा वो पहले वस्तु की अवसर लागत हो जाएगी। अब इसकी जो हमारी अवसर लागत सिद्धांत है ये ज्यादा वास्तविक इसलिए है क्योंकि इसमें हम सिर्फ लेबर को उत्पादन का साधन नहीं मानते, ना ही हम मानते कि लेबर होमोजीनियस है। दूसरा, हम ये भी नहीं मानते कि कोई भी वस्तु की कीमत उसमें निहित जितना श्रम है या लेबर है उससे निर्धारित होती है। इसलिए अवसर लागत सिद्धांत क्या कहता है कि जिस राष्ट्र की अवसर लागत कम है उसमें उसको तुलनात्मक लाभ ज्यादा है, और जिसमें उसकी अवसर लागत ज्यादा है उसमें उसको तुलनात्मक हानि है। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार से अवसर लागत को पढ़ेंगे: कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने 2 वस्तु ले ली, x और y। अब x की एक अतिरिक्त इकाई बनाने के लिए y की कितनी इकाइयों का त्याग हमने किया? तो यहाँ आप देख रहे होंगे टेबल में, x की एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए y की कितनी की हमने? 2 यूनिट्स का। फिर नेक्स्ट x की एक्स्ट्रा एक और बनाने के लिए 1 से 2 पे जाने के लिए कितने का किया? फिर 2 यूनिट्स का। फिर एक और एक्स्ट्रा बनाने के लिए फिर कितना किया? 2 यूनिट्स का। तो हर बार जो हम x की एक्स्ट्रा बनाने के लिए y का त्याग कर रहे हैं वो हर बार 2 कर रहे हैं, तो वो त्याग है वो क्या है? स्थिर है। तो ये एक उदाहरण है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो x की 1 से दूसरी इकाई हमने बढ़ाई तो y का देखिए कितना त्याग किया? 1 इकाई का। फिर x की 2 से 3 बढ़ाई तो y का कितना किया? 2 इकाई का त्याग। फिर 3 से 4 बढ़ाया तो y का कितना त्याग किया? 3 इकाई का। तो यहाँ पे देखिए जो हम y की इकाइयों का त्याग कर रहे हैं वो बढ़े जा रहा है। तो बढ़ते हुए दर पे जब वो बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड थर्ड इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
हर बार x की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए y का जो त्याग हम कर रहे हैं वो घटती हुई दर पे, पहले 10 से 6 4 यूनिट का कर रहे हैं, 6 से 3 3 यूनिट्स का कर रहे हैं, 3 से 1 2 यूनिट्स का कर रहे हैं। तो दैट इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जब हम अवसर लागत सिद्धांत को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं तो हम एक टूल और यूज करते हैं, दैट इज उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? कोई भी राष्ट्र अपने दिए हुए संसाधनों और दी हुई तकनीक से किसी भी दो वस्तुओं के जिन संयोगों का उत्पादन कर सकता है उन सभी संयोगों को जिस कर्व से दर्शाते हैं वो होता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। तो अब तीनों केस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले हम इसकी बिफोर ट्रेड सिचुएशन देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार जब वो राष्ट्र ट्रेड करते हैं कि जिसमें अवसर लागत कम है उसका निर्यात और जिसमें ज्यादा है उसका आयात, तो कैसे उनको व्यापार से लाभ मिलता है। तो उदाहरण के तौर पे हमने दो कंट्री ले ली, इंडिया एंड यूएस। दो गुड्स ले लिए हमने, व्हीट एंड क्लोथ। तो फर्स्टली वी आर टेकिंग केस ऑफ इंडिया। इंडिया के केस में अगर हम देखें, देखिए फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि व्हीट का 180 और क्लोथ का 0। अगर इंडिया सारे के सारे संसाधन व्हीट में लगा देता है तो वो व्हीट का 180 कर पा रहा है और क्लोथ में कुछ भी रिसोर्सेज नहीं लगा रहा तो 0। ऐसे ही अगर सारे रिसोर्सेज क्लोथ में लगा देगा तो 120 और अगर व्हीट का में कुछ भी नहीं लगाएगा तो 0। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि वो 180 व्हीट का कर सकता है। अब अगर उसने क्लोथ का बढ़ाना है तो कुछ रिसोर्सेज क्लोथ की तरफ शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो व्हीट का उसे कितना त्याग करना पड़ रहा है? 180 टू 150 30 यूनिट्स। तो व्हीट का 30 यूनिट्स त्याग करके क्लोथ का कितना बढ़ा? 20। फिर नेक्स्ट 20 फिर क्लोथ का अगर बढ़ाना है तो व्हीट का कितना त्याग करना पड़ रहा है? 30 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट फिर 20 बढ़ाना है तो कितना त्याग करना पड़ रहा है? 30। तो जो हमारी रेशियो है वो स्थिर है, 30 रेशियो 20, दैट इज 3:2। हर बार ये हमारी जो त्याग की जो रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है? स्थिर। इसलिए किसका केस है? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी केस का। ऐसे ही आप यूएस का देखेंगे कि जैसे ही यूएस क्लोथ की एक्स्ट्रा इकाई कर रहा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, तो व्हीट की कितनी इकाई का त्याग कर रहा है? 60 से 50, 10, 50 से 40, 10, 40 से 30, 10। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10:20। दूसरे शब्दों में हम इसको 1:2 भी कह सकते हैं। तो ये क्या आ गई? इनकी स्थिर अवसर लागत। अब इसी को हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे कि डायग्रामेटिकली हमने एक्स एक्सिस पे व्हीट ले लिया और वाई एक्सिस पे क्लोथ ले लिया। एक इंडिया के लिए जो टेबल वाला डाटा लेके हमने पीपीसी बनाया है, इंडिया का पीपीसी है, ये यूएस का है। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये दोनों ट्रेड नहीं कर रहे तो घरेलू अर्थव्यवस्था में इंडिया ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट पे वो 60 क्लोथ कर रहा है और 90 व्हीट। ऐसे ही हम इधर यूएस का देखेंगे। यूएस के केस में एफ इनका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पीपीसी की शेप देखिए, स्ट्रेट लाइन है। जब हमारी अवसर लागत स्थिर होती है तो उस केस में हमारा पीपीसी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हर बार जो रेशियो है इतने पे इतना, इतने पे इतना, वो क्या रह रही है? स्थिर, इसलिए क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ई हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है और यूएस में एफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यूएस 40 कर रहा है क्लोथ का और 40 व्हीट का। अब हम एनालाइज करेंगे कि कैसे इनको ट्रेड से गेन प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए पहले हम अवसर लागत निकालेंगे। इंडिया के केस में अवसर लागत कैसे निकालेंगे? पहले हम व्हीट की अगर हम निकालते हैं तो टेबल से हमने देखा कि 180 व्हीट इज इक्वल टू 120 क्लोथ। तो एक व्हीट की अवसर लागत, एक इकाई व्हीट की अवसर लागत कितनी हो जाएगी? 120 डिवाइडेड बाय 180। दूसरे शब्दों में W इज इक्वल टू 2/3C या 0.6 क्लोथ कह सकते हैं। ऐसे क्लोथ की हम इंडिया में निकालेंगे तो क्लोथ में अब देखिए 180 क्लोथ इज इक्वल टू 180 W। तो क्लोथ की कितनी आ गई? 180 डिवाइडेड बाय 120 या क्लोथ इज इक्वल टू 1.5
W। अब अगर इन दोनों में अगर हम देखें तो इंडिया की अवसर लागत देखिए, वीट की है 0.6 क्लोथ और क्लोथ की है 1.5 W। तो किसकी कम है? वीट की कम है और क्लोथ की ज्यादा है। तो अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार इंडिया को वीट का एक्सपोर्ट करना चाहिए और क्लोथ का इंपोर्ट करना चाहिए। अब ऐसे ही हम यूएस में वीट की कॉस्ट निकालेंगे सेम लाइंस पे, 60W इक्वल टू 120C। तो W इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 60 या W इक्वल टू 2C आ जाएगा। ऐसे कॉस्ट ऑफ क्लोथ निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ क्लोथ में देखिए 120C इज इक्वल टू 60W। तो C इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 120 या C इज इक्वल टू 0.5W। कि यूएस में वीट की कितनी कॉस्ट है? 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ और क्लॉथ की कितनी है? 0.5 यूनिट ऑफ W। तो यूएस में क्लॉथ की अवसर लागत कम है, इसलिए यूएस को किसमें फायदा है? क्लॉथ में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो ट्रेड करें तो उनको गेन प्राप्त होंगे। अवसर लागत सिद्धांत क्या कहते हैं? जिसमें अवसर लागत कम है उसमें उस देश को लाभ है, जिसमें ज्यादा है उसमें हानि है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया को वीट का एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्लॉथ का इंपोर्ट, और यूएस को क्लॉथ का एक्सपोर्ट करना चाहिए और वीट का इंपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम यही सेम चीज डायग्रामेटिकली शो करेंगे। डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो देखिए एक्स एक्सिस पे हमने क्लॉथ बना लिया और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वीट है हमने और वाई एक्सिस पे क्लॉथ है। ये नेशन 1 हमने यहाँ पे इंडिया का ले लिया और नेशन 2 यूएस का ले लिया। अब देखिए प्री ट्रेड, ट्रेड से पहले की सिचुएशन, ए पॉइंट दर्शा रहा है इंडिया के लिए और सी पॉइंट है यूएस के लिए, जो हमने पीछे वाले डायग्राम में भी किया था कि जब ट्रेड नहीं कर रहा तो इंडिया 60 क्लॉथ 90 वीट और यूएस दोनों का 40-40 कर रहा है। अब जैसे ही दोनों अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार कि जिसमें अवसर लागत कम है उसमें उनको स्पेशलाइज करना चाहिए, वो ट्रेड करेंगे तो व्यापार अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इंडिया किस में स्पेशलाइज हो जाएगा? वीट में, क्योंकि वीट में उसकी अवसर लागत कम थी। तो अब इंडिया ए से कौन से पॉइंट पे मूव कर जाएगा ट्रेड जब करेंगे? तो बी पे। अब बी पे देखिए इंडिया घरेलू अर्थव्यवस्था के बजाय ट्रेड के बाद दोनों ही वस्तुओं का अधिक उपभोग और उत्पादन कर पा रहा है। देखिए क्लोथ उसको कितना मिल रहा है? 70 और वीट कितना मिल रहा है उसको? 110। और इधर यूएस का भी अगर हम देखेंगे तो घरेलू अर्थव्यवस्था की तुलना में जब वो ट्रेड कर रहा है तो वो डी पॉइंट पे है। डी पॉइंट से भी प्राय है कि क्लोथ भी अब उसको ज्यादा उत्पादन कर पा रहा है वो, और वीट जो कि उसको इंडिया से मिल रहा है तो वीट की भी ज्यादा यूनिट्स वो कंज्यूम कर पा रहा है 60 से 65। दीज आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अब ये जो यहाँ पे जो केस हमने किया, ये हमने किया स्थिर अवसर लागत का, लेकिन वास्तविकता में अवसर लागत स्थिर नहीं होती। उसकी बजाय एक राष्ट्र की अवसर लागत क्या होती है? बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से अभिप्राय है कि एक वस्तु के अधिक इकाई उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का जो त्याग कर रहे हैं वो हमें बढ़ते हुए दर पे करना पड़ता है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करवाएगा वो स्ट्रेट लाइन की बजाय क्या हो जाएगा? कॉन्केव टू द ओरिजिन। देखिए अब हमने उदाहरण से शो किया है कि कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले ली हमने, नेशन 1 और नेशन 2 ले लिए। अब देखिए ये जो हमारे पीपीसी आएंगे, दीज आर द केस ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब हमारी स्थिर अवसर लागत है तो हमारे स्ट्रेट लाइन पीपीसी बनेंगे और जब हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट लेंगे तो इनकी शेप क्या बनेगी? कॉनकेव। अब ये देखिए दो राष्ट्र के ले रहे हैं हम। अब अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी और हमारे कौन से साधन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पीपीसी की जो शेप्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। अब ये पीपीसी क्या दर्शा रहा है नेशन 1 का, कि नेशन 1 को किस में ज्यादा फायदा है? एक्स में, और नेशन 2 को किस में फायदा है? वाई में। नेशन 1 में एक्स की एक्स्ट्रा इकाई करने के लिए वो वाई की ज्यादा से ज्यादा इकाइयां त्याग करने के लिए
तैयार है। एक एक्स्ट्रा इकाई करने के लिए y की ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हुए दर पे त्याग करने के लिए तैयार है। ऐसे ही नेशन 2 में y के एक एक्स्ट्रा करने के लिए x का बढ़ते हुए दर पे सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार है। अब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये मानती है कि उत्पादन के सभी साधन समरूप नहीं होते। दूसरा, कोई भी साधन एक फिक्स्ड अनुपात में किसी वस्तु के बनाने में यूज नहीं होते। इट मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि एक हमने ले लिया स्टील और एक हमने ले लिया क्लॉथ, तो देखिए जो स्टील है, स्टील बनाने में हो सकता है कैपिटल का ज्यादा प्रयोग होता हो, लेबर का कम, और क्लॉथ बनाने में हो सकता है लेबर का ज्यादा उपयोग होता हो और कैपिटल का कम। दूसरा, जैसे ही एक नेशन एक वस्तु की ज्यादा इकाई प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा जो वस्तु है उसमें जो साधन उपयोग हो रहे हैं जो कि पहलू वस्तु को बनाने में कम कुशल है, उनका भी उनको त्याग बढ़ते हुए दर पे करना पड़ेगा। इसे उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए अगर हम स्टील का उत्पादन बढ़ाने लग जाएं तो वैसे तो स्टील को बनाने में कैपिटल ज्यादा यूज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इकाई जब हम बढ़ाने लग जाएंगे तो क्लोथ से हम साधन विड्रॉ करके हटा के स्टील में लगाने लग जाएंगे, तो फिर लेबर भी हम क्लोथ से हटा के इधर ले आएंगे, हालांकि लेबर स्टील को बनाने में कम कुशल है। तो तीसरा, जैसे जैसे एक राष्ट्र दूसरी वस्तु की इकाई जितनी अधिक उत्पादन करेगा उतना ही उसे ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का पहली वस्तु से त्याग करना पड़ेगा। अब इसी सिचुएशन को हम पीपीसी के थ्रू शो करेंगे। पहले हम बिफोर ट्रेड की सिचुएशन लेंगे और फिर आफ्टर ट्रेड। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुड लिया, वाई एक्सिस पे वाई गुड लिया। ए नेशन 1 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पीपी प्राइस लाइन है और आईसी जो है इंडिफरेंस कर्व है। तो ये जो ई जो पॉइंट है ये नेशन 1 का इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि ट्रेड से पहले वो ई पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा है और कंजप्शन कर रहा है, ये उसकी घरेलू कीमत रेखा है। अब ऐसे ही नेशन 2 का हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड है, वाई एक्सिस पे वाई गुड है। फिर बी जो पीपीसी है दूसरे राष्ट्र का, और इसकी P1 इसकी प्राइस लाइन है, IC डैश इंडिफरेंस कर्व है, जहाँ पे ये टेंजेंट है, ये F इसका बिफोर ट्रेड प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये राष्ट्र इस पॉइंट पे उत्पादन कर रहा है और उपभोग कर रहा है। अब हम देखेंगे कि अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार जैसे वो स्पेशलाइज होते हैं तो कैसे उनको व्यापार से गेन प्राप्त होते हैं। तो आफ्टर ट्रेड की सिचुएशन अब हम दिखा रहे हैं नेशन 1 और नेशन 2 के लिए। तो सेम लाइंस पे ए नेशन 1 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, आईसी इंडिफरेंस कर्व। अब ये जो ई पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे, ये हमने लिया है कि प्री ट्रेड, यहाँ पे हम प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड की ट्रेड करने के बाद कैसे उनको गेन मिलेंगे उनकी तुलना करके दिखाएंगे। तो अब ये ई पॉइंट है, ये ट्रेड से पहले है। अब ट्रेड हम घरेलू कीमत की बजाय अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत रेखा पे हम करते हैं। तो पीपी हमने अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा ले ली। अब पीपी पे आप देखिए, जो पीपी है इस पे जो नेशन ए है उसके लिए एक्स वस्तु महंगी है अंतरराष्ट्रीय कीमत पे, तो उसको एक्स की ज्यादा प्राइस मिलने के कारण वो बी पॉइंट पे प्रोडक्शन करेगा। देखिए पहले वो ई पॉइंट पे ही उत्पादन कर रहा था और उपभोग कर रहा था। अब जैसे ही ट्रेड करने लगा अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा पे, तो वो अब कौन से पॉइंट पे मूव कर गया, बी पॉइंट पे, क्योंकि एक्स के प्राइस ज्यादा मिल रहे हैं तो प्रोड्यूसर ने अपने संसाधन यहाँ वाई से हटा के किस में लगा दिए, एक्स गुड में। और अब उपभोग कहाँ करेगा, हायर इंडिफरेंस कर्व पे, पॉइंट जी पे। कौन से पॉइंट पे, पॉइंट जी पे। तो पहले से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है कंजप्शन साइड और प्रोडक्शन साइड। तो अब देखिए ये हमारा जो ट्रायंगल बना है बी सी जी, ये दिखा रहा है कि नेशन 1 इतना अमाउंट एक्स का एक्सपोर्ट कर रहा है और इतना अमाउंट वाई का इंपोर्ट कर रहा है। क्योंकि वाई अब इसके लिए सस्ता हो गया तो उपभोक्ता ने वाई का उपभोग भी बढ़ा दिया है,
तो ट्रेड के कारण हम पॉसिबल हो पाए कि ई की बजाय हम कौन से पॉइंट पे शिफ्ट कर गए, बी पे। तो ई से बी पे शिफ्ट होने के कारण ये जो हमें लाभ प्राप्त हुए कि इतना अधिक हम एक्स का उत्पादन कर रहे हैं, दीज आर गेन फ्रॉम द स्पेशलाइजेशन। और यहाँ से इधर कि वाई का भी हम अब उस पहले से ज्यादा उपभोग कर पा रहे हैं, हम हायर इंडिफरेंस करते हैं, इतना वाई का इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो दीज आर द गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज। तो जो टोटल गेन्स हमें मिल रहे हैं इस ट्रायंगल से, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। These are gain from specialization and these are gain from exchange। सिमिलर लाइन में हम नेशन 2 का एक्सप्लेन करेंगे। नेशन 2 के लिए भी हमने बीबी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ले लिया और आईसी डैश इंडिफरेंस कर्व है। एफ जो पॉइंट है कि प्री ट्रेड सिचुएशन को दिखा रहा है जब दोनों राष्ट्र में व्यापार नहीं हो रहा। अब जब से व्यापार होगा तो इंटरनेशनल कीमत रेखा पे होगा। इंटरनेशनल जो कीमत रेखा है वो ये दिखा रही है कि इस नेशन के लिए वाई महंगा है। वाई महंगा होने के कारण उत्पादनकर्ता ने रिसोर्सेज इधर से शिफ्ट करके वाई में लगा दिए और वो कौन से पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर पे, और कंज्यूम कर रहे हैं वो इंडिफरेंस कर्व ट्रिपल डैश। ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, ये जहां अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा को टेंजेंट है, वो पॉइंट है टी। और अब हम इसका जो ट्रायंगल बनाएंगे आर एस टी। आर एस टी क्या दिखा रहा है कि नेशन 2 इतना एक्सपोर्ट कर रहा है वाई का और इतना इंपोर्ट कर रहा है एक्स का। तो पहले वाले पॉइंट से जब वो एफ से आर पे यहाँ मूव कर लिया तो ये तो उसके गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन हो गए, और ये जो टी पे मूव किया है हायर इंडिफरेंस कर पे, ये गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज हो गए। तो दिस वाज द केस ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज द लास्ट केस ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके केस में जो राष्ट्र है वो स्पेशलाइज तो करते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है, वो पूरी तरह से स्पेशलाइज नहीं हो पाते। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में हमारा पीपीसी बनेगा कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। तो ये हमने ले लिया ए डैश ए नेशन का, बी डैश बी दूसरे राष्ट्र का। अब हमने इन घरेलू कीमत रेखा ले ली। ए स्मॉल ए है, ये पहले ए राष्ट्र की कीमत रेखा है, और स्मॉल बी जो है वो दूसरे राष्ट्र की कीमत रेखा है। अब इसके साथ हमने इनके इंडिफरेंस कर्व ले लिए। आईसी डैश है ए राष्ट्र का, आईसी डबल डैश है बी राष्ट्र का। ई घरेलू अर्थव्यवस्था में बिना ट्रेड के पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और ई डैश है बी कंट्री का पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए को ज्यादा एडवांटेज है एक्स गुड में और बी को वाई में। अब ये है इनकी ट्रेड से पहले की सिचुएशन। अब जैसे ही ये ट्रेड करेंगी अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा पे, वो है ए डैश बी डैश। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा के अकॉर्डिंग एक्स ज्यादा महंगा है एक कंट्री के लिए, तो वो एक्स की तरफ मुड़ेगी और टोटली एक्स में स्पेशलाइज होना चाहेगी। तो इसलिए ए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है नेशन 1 का, वो इस रेखा के साथ अपवर्ड की ओर मूव करेगा, और ये नेशन बी टोटली वाई गुड में स्पेशलाइज होना चाहेगा, क्योंकि इस कीमत रेखा के अकॉर्डिंग वाई इसके लिए महंगा है, और ये इसके अलोंग डाउनवर्ड मूव करेगा। और इस तरह से दोनों का इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाएगा, ई डबल डैश पॉइंट पे। आईसी डैश इनका इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। तो प्रोडक्शन साइड और कंजप्शन साइड का पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा आ गया, ये। यहाँ पे दोनों राष्ट्र कंप्लीट स्पेशलाइज हो जाएंगे। कंप्लीट स्पेशलाइज का मतलब ए कंट्री जो है वो टोटली एक्स का करेगी और बी कंट्री टोटली वाई का करेगी। अब देखिए ध्यान से देखिए, ई डबल डैश डी डैश ए डैश, ये ट्रायंगल क्या दिखा रहा है कि ए सारा का सारा एक्स का कौन कर रहा है, ए ओ ए डैश, इसमें से इतना एक्सपोर्ट कर रहा है डी डैश ए डैश, और ओ डी डैश जो है घरेलू अर्थव्यवस्था में कंज्यूम कर रहा है, और y का कितना इंपोर्ट कर रहा है, ई डबल डैश डी डैश। ऐसे ही ये वाला जो ट्रायंगल है बी
बी डैश डी ई डबल डैश, ये दिखा रहा है कि टोटल वाई का कौन कर रहा है, बी कंट्री, उसमें से इतना जो है वाई एक्सपोर्ट कर रही है, इतना घरेलू अर्थव्यवस्था में कंज्यूम कर रही है, और इतना एक्स का वाई इंपोर्ट कर रही है। तो दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इन केस ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये कुछ रिव्यू क्वेश्चन है आपके लिए जो इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड वाई। तो जैसे कि आपको लेक्चर में बताया गया कि कैसे हम अवसर लागत निकालते हैं। अब यहाँ पे अवसर लागत कैसे निकालेंगे कि 10 वाई किसके बराबर है, 40 एक्स के बराबर है। अब इससे आप निकाल सकते हो कि एक वाई किसके बराबर है, 40 उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो इसके ए बी सी डी ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि 1/4 ऑफ एक्स के बराबर, 1/4 ऑफ वाई के बराबर, 4 ऑफ एक्स के बराबर, 4 ऑफ वाई के बराबर, वो आपने निकाल के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ इट टेक्स हाफ एन आवर टू डू ए मैथ असाइनमेंट, एक मैथ असाइनमेंट करने में आपको आधा घंटा लगता है, एंड 2 hours टू डू ए माइक्रो असाइनमेंट, एक माइक्रो का असाइनमेंट करने में आपको कितने लग रहे हैं, 2 घंटे। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग 2 मैथ असाइनमेंट। देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से देखिए कि इफ इट टेक्स हाफ एन आवर मैथ के असाइनमेंट में और 2 घंटे माइक्रो के असाइनमेंट में, तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है किसकी, 2 मैथ के असाइनमेंट की। ये ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है, हाफ माइक्रो असाइनमेंट, 1 माइक्रो, 2 माइक्रो, 4 माइक्रो। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर थ्योरी वैल्यू, लेबर थ्योरी वैल्यू से आप क्या समझते हैं। व्हाट डज द स्लोप ऑफ पीपीसी मेजर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान है वो क्या मापता है। डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, जब आपकी अवसर लागत स्थिर है तो उसमें आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। व्हाट विल बी शेप ऑफ पीपीसी इन केस ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब अवसर लागत घटती हुई है तब हमारा पीपीसी शेप क्या होगी और क्यों। व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, अवसर लागत जो है वो बढ़ती हुई क्यों होती है। लास्ट इज कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है डिफरेंट नेशंस के डिफरेंट शेप्स में क्यों होते हैं। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो इस टॉपिक में से आप कवर कर सकते हैं। व्हाई द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ रिकार्डो इज डिस्कार्डेड, रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को क्यों डिस्कार्ड या रद्द किया गया, और कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड ज्यादा उससे वास्तविक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल द केस ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बढ़ते हुए अवसर लागत के सिद्धांत को आपने एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना है, और उसमें ये भी बताना है कि कितने गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज और कितने गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन जो व्यापार से आपको प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ती हुई अवसर लागत के केस में क्या कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है, इफ नॉट अगर नहीं तो एक्सप्लेन द केस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन विद डायग्राम, तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के केस को आपने डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की अवसर लागत में और उत्पादन संभावना वक्र में क्या संबंध है, और अगर हमारी अवसर लागत स्थिर है तो उसमें हमारा उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा। ये कुछ बुक्स हैं जो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डोमिनिक सेल्वेटोर, एमएल झिंगन। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, बहुत ही पेशेंटली लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।